Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 7 of this series, that is quantum mechanics. Okay, so in this lecture we have to discuss about the one dimensional barrier problems. Okay, उसका हम स्टेप पोटेंशियल पार्ट करेंगे. तो आज के लेक्चर में हम लोग वन डायमेंशनल बैरियर प्रॉब्लम्स हम देखने वाले कौन से रहते हैं उसमें. ओके, सो नाउ स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट स्लाइड. सो वन डायमेंशनल यहाँ पे हम स्टडी करने वाले. ओके, सो हमें पता है डायमेंशंस किस तरह से रहते हैं. मतलब वन डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिर्फ एक एक्सिस यूज़ करते हैं, दैट इज एक्स एक्सिस. ओके, इससे हम क्या दिखा सकते हैं, कोई भी पॉइंट दिखा सकते हैं या फिर लाइन दिखा सकते हैं. ओके, और अगर हमें कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है उसका हाइट अगर हमें दिखाना है, उसकी लेंथ दिखानी है, तो हमें दो एक्सिस लगेंगे, तो हम वहाँ पे टू डायमेंशन यूज़ करते हैं. और अगर हमें एग्जैक्ट पोजीशन किसी की भी पता करनी है तो हमें तीन एक्सिस लगेंगे, तो वो थ्री डायमेंशन लगेगा. जो हमारा रियल वर्ल्ड है वो एक्चुअल में थ्री डायमेंशन में काम करता है, तो यहाँ पे थ्री डायमेंशन का एक्चुअल में यूज़ होगा. ओके, एंड इन टूडेज लेक्चर वी हैव टू डिस्कस अबाउट दी वन डायमेंशन. ओके, हम थ्री डायमेंशन पे नहीं स्टडी कर रहे, अभी वन डायमेंशन पे स्टडी कर रहे हैं. सो ये वन डायमेंशन हमारे लिए इनफ है. ओके, सो इन वन डायमेंशनल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या रहता है कि यहाँ पे कोई भी वेव आएगी. ओके, वो किसी एक पार्ट पे यहाँ पे इंटरेक्ट होगी इसके साथ और यहाँ से फिर स्कैटर्ड होगी. ओके, ऐसा इसी प्रोसेस को बोलते हैं स्कैटरिंग. ओके, सो वन डायमेंशनल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, द इंटेंसिटी एंड एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इन द इंसिडेंट बीम आर नोन. ओके, तो इंटेंसिटी हमें मालूम है और एनर्जी भी मालूम है. अगर पार्टिकल की जो इंसिडेंट बीम हो रही है, इंसिडेंट होती है, ओके, जो वेव होगी, पार्टिकल हम वेव के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया हुआ है. तो वही अगर वो इंसिडेंट बीम का हमें एनर्जी मालूम है, उसकी इंटेंसिटी अगर मालूम है, आर नोन. ओके, इन एडिशन टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पोटेंशियल बैरियर, और उसका पोटेंशियल भी हमें मालूम है. पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या, जो स्टोर्ड फॉर्म में एनर्जी रहती है उसमें वो पोटेंशियल एनर्जी भी हमें मालूम है. ओके, इस तरह से वो शो की जाएगी. ओके, ऐसा कुछ तो शो किया जाता है. ओके, पोटेंशियल बैरियर को हम आगे देखेंगे. ओके, तो उसका क्या इफेक्ट होता है. ओके, हमारे इंसिडेंट वेव पे, अगर वेव यहाँ से इंसिडेंट हो रही है तो अंदर इससे कैसे पेनिट्रेट होगी, कैसे होगी. ओके, वो सब हमें आगे स्टडी करना है इसमें. ओके, सो ऐसे कितने कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पे दिए गए. देखो, तो ये जो पोटेंशियल से जो स्ट्रक्चर बनता है वैसे कितने, देखो, थ्री फंडामेंटल स्कैटरिंग कॉन्फ़िगरेशंस आर. तो यहाँ पे ऐसे तीन फंडामेंटल कॉन्फ़िगरेशंस है. ओके, तो वो कौन से है. पहला है स्टेप पोटेंशियल. ओके, देन है रेक्टेंगुलर बैरियर एंड देन पोटेंशियल वेव. ओके, जो मैंने ऐसे पोटेंशियल का स्ट्रक्चर बनाया था ना, ये. ओके, ये रहता है. तो इसमें क्या रहता है, एक एक्सिस रहता है, दूसरा ये पोटेंशियल एक्सिस रहता है. इसमें पोटेंशियल रहेगा. ओके, वो पोटेंशियल पॉजिटिव भी रहता है, कुछ केस में निगेटिव भी रहता है. तो हम देखेंगे आगे कि कौन से में पॉजिटिव रहता है, कौन से में निगेटिव रहता है. ओके, वो ओके, एक्स क्या बताता है एक्चुअल में, पोटेंशियल जो हम बैरियर बनाएंगे उसका एक्चुअल में विड्थ या फिर लेंथ बोलते हैं, वो एक्चुअल में ये एक्स एक्सिस बताता है. ओके, और हाइट क्या रहेगा उसका, पोटेंशियल वो ही उसका हाइट रहेगा. ओके, और हमारी जो वेव रहेगी वो इस पोटेंशियल बैरियर को पेनिट्रेट करके आगे जाएगी. ओके, वो डिपेंड करता है उसकी एनर्जी के ऊपर कि एनर्जी कैसी है. ओके, ज़्यादा है कम है उसके ऊपर, वो सब आगे हम स्टडी करेंगे. तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले सिर्फ स्टेप पोटेंशियल देखेंगे. ओके, फिर स्टेप पोटेंशियल में भी दो टाइप्स आते हैं. ओके, इसमें दो टाइप्स कौन से आएंगे कि एनर्जी पहले तो ग्रेटर देन और इक्वल टू वी है. ओके, और दूसरे केस में क्या होगा, एनर्जी लेस देन वी है. ओके, ये दो केसेस है, दोनों केसेस को हमें स्टडी करना है. ओके, तो आज के लेक्चर में ये पहले केस ही आएगी. ओके, नेक्स्ट लेक्चर में ये सेकंड केस हम स्टडी करेंगे. ओके, पोटेंशियल स्टेप की. तो नाउ प्रोसीड टू अवर फर्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड. ओके, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए कि एनर्जी कैसे कैसी होगी. देखो, तो देखो जो पोटेंशियल बैरियर्स मैंने बताई थी, पहला ये स्टेप पोटेंशियल का एग्जांपल है. ये दोनों जो है वो स्टेप पोटेंशियल के एग्जांपल है. ये दोनों के दोनों ऊपर के जो है वो स्टेप पोटेंशियल के एग्जांपल है. ओके, स्टेप पोटेंशियल क्यों बोला है,
क्योंकि यहाँ पे देखो स्टेप जैसा बनाया गया ये, ओके, नीचे से जाके ऊपर ऐसा, मतलब यहाँ से जाके यहाँ ऐसा, ओके, एक तरह का स्टेप बन गया वहाँ पे। स्टेप कैसे बना देखो, ये एक एक्सिस है, इसको ड्रॉ कैसे किया जाता है, पहले एक्स एक्सिस ड्रॉ करो, देन यहाँ पे वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे हमारा रहता है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे हमारा रहेगा उसका विड्थ, ओके, वाई एक्सिस पे रहेगा वी ऑफ एक्स, ओके। तो हमारा पोटेंशियल अभी क्या कर रहा है, पहले तो नीचे ही है, मतलब एक्स लेस देन जीरो में जो कंडीशन है, ये कंडीशन, यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है पूरा, और जैसे ही इक्वल टू जीरो बन गया है, मतलब एक्स इक्वल टू जीरो ये पॉइंट पे आ गया, ओके, एक्स इक्वल टू जीरो है, तो वहाँ पे वो पोटेंशियल ऊपर चढ़ गया, और वो कितना वी पॉइंट तक ऊपर चढ़ा है, और उसके बाद जैसे एक्स की वैल्यू इंक्रीज करेंगे पोटेंशियल कांस्टेंट रह जाएगा, ओके, वी पे कांस्टेंट है, तो एक तरह का स्टेप बन गया यहाँ पे, ओके, ये है ना, उल्टा जेड ऐसे बन रहा है, स्टेप जैसा ये ऐसे फॉर्म हो रहा है, ओके, ये स्टेप है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, स्टेप पोटेंशियल, ओके। तो इसमें क्या एनर्जी, दो कंडीशन रहती है, एक में एनर्जी ज़्यादा है और दूसरे केस में एनर्जी उससे कम है, ओके, पोटेंशियल से एनर्जी कम, ऐसे दो केसेस बन जाएंगे। तो ये ज़्यादा एनर्जी वाला केस है, ये कम एनर्जी वाला केस है, ओके। तो हम आज के लेक्चर में सिर्फ यही स्टडी करने वाले हैं, ओके, ये समझ गए होंगे। और जो बाकी अभी नेक्स्ट एग्जांपल है, ये नीचे के दो है, ये एक्चुअल में रेक्टेंगुलर बैरियर के एग्जांपल है। तो रेक्टेंगुलर बैरियर मतलब कैसा, कि यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर शेप का रहेगा ऐसा कुछ, मतलब यहाँ से जीरो है लेकिन यहाँ से ये पोटेंशियल यहाँ पे बढ़ गया, ओके, वी पोटेंशियल है, दोनों रीजन में आएगा इसका, और ये यहाँ पे, ओके। और सेम वैसा ही यहाँ पे भी है, ये ई ग्रेटर देन वी के लिए, ई लेस देन वी के लिए, दो कंडीशंस बनते हैं रेक्टेंगुलर बैरियर में, ओके। देन नेक्स्ट देखो, अभी नेक्स्ट जो है वो एग्जांपल कैसा है, पोटेंशियल वेल बोलते हैं या फिर रेक्टेंगुलर वेल यहाँ पे बोला है, वो उसी को हम पोटेंशियल बॉक्स भी बोलते हैं, ओके। तो ये केस में क्या हो गया, देखो ये निगेटिव में है, ओके, मतलब क्या है कि निगेटिव भी हो सकता है हमारा पोटेंशियल ऐसे निगेटिव है नीचे के साइड, और ये, ओके, तो निगेटिव है, तो ये देखो ये एक तरह का ऐसा कब जैसा फॉर्म हो गया, ओके। तो मतलब क्या होगा, ये वेल बन गया यहाँ पे, वेल, ओके ना, वेल मतलब कौन सा, वो कुआं बोलते हैं ना हम, वैसा वेल यहाँ पे बन गया, तो इसलिए इसको पोटेंशियल वेल बोलते हैं या फिर बॉक्स भी बोलते हैं, ओके। पोटेंशियल बॉक्स की तरह दिखता है ना, ये बॉक्स की तरह दिख रहा है इसलिए बॉक्स भी बोला जाता है इसको, पोटेंशियल बॉक्स, ओके। तो ये चीज़ है, आज के लेक्चर में हम सिर्फ स्टेप पोटेंशियल देखने वाले, वो भी एक ही कंडीशन देखेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में दूसरी कंडीशन वाला देखेंगे, केस देखेंगे, ओके। दो केसेस है यहाँ पे, ए ग्रेटर देन वी, ई लेस देन वी, ओके। डेरिवेशन बड़ा है इसलिए मैंने दो लेक्चर्स में लिया हुआ है, ओके। तो ये देखते हैं फर्स्ट, ई ग्रेटर देन वी, तो इसमें देखो ये समझ लो, देखो क्या रहता है इसमें, दो रीजन्स भी क्रिएट हो जाते हैं, एक रीजन हो गया जो एक्स इक्वल टू जीरो, कौन सा पॉइंट है, ये जो बीच वाला पॉइंट है वो एक्स इक्वल टू जीरो वाला पॉइंट है, और एक्स लेस देन जीरो वाला ये रीजन हो जाता है पूरा, इधर का जो लेफ्ट वाला रीजन है वो एक्स लेस देन जीरो वाला है, और एक्स ग्रेटर देन जीरो राइट वाला रीजन है, ओके। इतने पार्ट में क्या पोटेंशियल एकदम लाइन को टच है, एक्स एक्सिस को टच हुआ है, तो इसका मतलब क्या, वहाँ पे पोटेंशियल जीरो है, और ये एक्स से ज़्यादा है, एक्स के ऊपर है, मतलब क्या पोटेंशियल वहाँ पे ज़्यादा है, वो कितना है, वी पोटेंशियल है, ओके। ये चीज़ है, अभी इस पर स्टडी कर देते हैं कि एक्चुअल में हमारी जो इंसिडेंट बीम है वो कैसे इस पर बिहेव करेगी। तो इंसिडेंट बीम कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, ओके, ऐसे यहाँ से वो इंसिडेंट करेगी इसके अंदर। तो देखो स्टेप पोटेंशियल है, लेट अस फर्स्ट कंसीडर द सिंपल स्टेप और स्टेप पोटेंशियल फॉर द केस ई ग्रेटर देन वी। तो ई ग्रेटर देन वी के लिए अभी हम पहले स्टडी कर रहे हैं, ओके। वी नीड टू ऑब्टेन द स्पेस डिपेंडेंट वेव फंक्शन साई फॉर ऑल एक्स, ओके। तो हमें क्या करना है इसमें, एक्चुअल में वेव फंक्शन फाइंड करना है, साई जो हमारा वेव फंक्शन है वो फाइंड करना है, और उसके थ्रू फिर हम उसके कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट वैसे, ओके। तो ये फाइंड करना है। अभी यहाँ पे जो पोटेंशियल फंक्शन है, तो यहाँ पे देखो ये वी है, ओके, और ये फर्स्ट रीजन है, ये सेकंड रीजन है हमारा, ओके, ऐसा है। ये एक्स इक्वल टू जीरो यहाँ पे पॉइंट है,
ये पॉइंट x इक्वल टू 0 है, नीचे यहाँ पे x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0 राइट में होगा। ओके, तो ये कैसे लिखेंगे? तो पोटेंशियल फंक्शन जो है v ऑफ x, उसकी वैल्यू कितना है? 0 है। 0 किसके लिए? यहाँ पे ये रीजन में 0 है, तो ये कौन सा? x लेस देन 0 वाला रीजन है। ओके, देन इसका वैल्यू v है। v कहाँ पे? जब x की वैल्यू 0 है या फिर 0 से ज़्यादा है। ओके, मीन्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर 0 से ज़्यादा है या फिर 0 है तभी वो v रहेगा वैल्यू। ओके, पोटेंशियल फंक्शन की। तो अभी क्या करना है? द इंसिडेंट बीम कम्स फ्रॉम x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। तो क्या बोला है कि जो माइनस इन्फिनिटी है, x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी मतलब ये वाला रीजन। ओके, यहाँ से तो इंसिडेंट बीम यहाँ से आएगी। ओके, मतलब माइनस इन्फिनिटी वाला रीजन मीन्स लेफ्ट साइड से कहीं से भी आ सकती है इंसिडेंट बीम। यहाँ पे दिखाई देगा ऐसे होगी इंसिडेंट बीम, तो वो आएगी। तो यहाँ पे डायरेक्ट उसको, तो यहाँ पे ये ऊपर के साइड क्यों दिखा है? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है। हमने E ग्रेटर देन V वाला कंसिडर किया ना, तो एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से ये ऊपर के साइड से जाएगी। ओके, तो अभी ये कैसे जाएगी, बैरियर को कैसे क्रॉस करेगी वो दिखाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्या देखो, टू कंस्ट्रक्ट साई। हमें अभी वेव फंक्शन बनाना है इसका। साई हमारा क्या है? वेव फंक्शन है। वी डिवाइड द एक्स एक्सिस इनटू 2 डोमेन्स। तो हमने क्या किया, जो एक्स एक्सिस है उसको 2 डोमेन्स में उसको डिवाइड किया। 2 रीजन्स वहाँ पे बन गए। डोमेन्स मीन्स वहाँ पे रीजन, 2 पार्ट्स रहते हैं ना, उनको डोमेन्स बोला जाता है। तो रीजन 1 एंड रीजन 2 एज शोन इन फिगर। तो यहाँ पे देखो बनाया गया, ये वाला जो पार्ट है पूरा रीजन 1 है, ये वाला पार्ट पूरा रीजन 2 का हो गया यहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड का। तो इन रीजन 1 v इक्वल टू 0। तो रीजन 1 में हमारा जो पोटेंशियल है वो 0 है पूरा। ओके, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे पूरी 0 है। एंड द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन अपेयर्स एज। तो जो हमारा टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है उसको पहले लिखते हैं कि उसमें कैसे हम पोटेंशियल की वैल्यू पुट करेंगे, वो देखते हैं। देखो, तो हमारा टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन ओरिजिनली ऐसा रहता है, माइनस h/2/2m इंटू डो स्क्वेयर साई बाई डो एक्स स्क्वायर प्लस वी साई इक्वल टू ई साई। यहाँ पे वी होता है पोटेंशियल, ये हमारा रहेगा टोटल एनर्जी। तो वी की वैल्यू कितनी है? वी की वैल्यू रीजन 1 में है 0। हम सिर्फ अभी रीजन 1 स्टडी कर रहे हैं, बाद में रीजन 2 के लिए अलग से इक्वेशन लिखेंगे। तो रीजन 1 में हमारा पोटेंशियल 0 है, तो यहाँ पे पुट कर दिया वैल्यू, 0 डाल दिया, ये निकल जाएगा। फिर कितना बचेगा हमारा? ये बनेगा माइनस h/2/2m डो स्क्वायर साई बाई डो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई साई बनेगा। ओके, अभी क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन करना है इसके लिए, डो स्क्वायर साई बाई डो एक्स स्क्वायर। हमने लास्ट कुछ डेरिवेशन देखे थे, उसमें हमने ऐसा सब्स्टिट्यूशन किया भी था। इसके जगह पे सब्स्टिट्यूशन हमें करना है साई एक्स एक्स, और जो एक्स एक्स ये सब्स्क्रिप्ट नीचे दिखाया है, ये एक्चुअल में क्या है? उसका डबल डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो वो हमने देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में पुट कर दिया है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आ गया, ये हमारा इक्वेशन 1 है। इन दिस डोमेन द एनर्जी इज एंटायरली काइनेटिक एनर्जी। देखो यहाँ पे पोटेंशियल पूरी तरह से 0 है। अगर पोटेंशियल 0 है तो जो टोटल एनर्जी रहेगी वो किसके वजह से होगी? वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से होगी। इसलिए लिखा है द एनर्जी इज एंटायरली काइनेटिक एनर्जी। ओके, यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो पूरी तरह से काइनेटिक एनर्जी होगी। देखो यहाँ पे ये हुआ है कि ए और बी का अभी मत देखो, ये आगे हमें यूज होने वाला है ये। ओके, ये आगे देखेंगे कोई विषय। नाउ क्या लिखा है देखो, अभी हमने कुछ सब्स्टिट्यूशन किया। इफ़ वी सेड h/2 k1 बाई 2m इक्वल टू ई। ओके, ये सब्स्टिट्यूशन हम करने वाले, h/2 k1 बाई 2m इज इक्वल टू ई। तो ई के जगह पे अगर हम ऐसे लिखेंगे h/2 k² अपॉन 2m, तो h/2 और 2m कैंसिल हो जाएगा, k1 खाली बचेगा यहाँ पे। तो साई एक्सेस इक्वल टू, ये माइनस को उधर भेजेंगे, इक्वल टू माइनस k1 साई होगा। ओके ना, तो ये ऐसा बनेगा बाद में, साई एक्सेस इक्वल टू माइनस k1 साई। ओके, जस्ट क्या करना है, इसको सब्स्टिट्यूट करो वो इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में। ओके, ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। और ये वाले इक्वेशन से हम k1 की वैल्यू लिख सकते हैं। तो k1 की वैल्यू मैंने लिख दी यहाँ पे, k1 इक्वल टू √2me बाई h/2। k1 क्या है? कॉन्स्टेंट है हमारा। तो ये एक्चुअल में वैल्यू किस में आई? साई एक्सेस इक्वल टू माइनस k1 साई। ये हुई इन रीजन 1, रीजन 1 में ये वैल्यू आई है इक्वेशन 3 की, यहाँ पे लिखा है। ओके, रीजन 1 मतलब कौन सा हमारा? जहाँ पे x लेस देन 0 है, ऐसा रीजन जहाँ पे पोटेंशियल भी हमारा 0 है, वहाँ हमारा वैल्यू।
नेक्स्ट क्या है, इन रीजन 2, अभी रीजन 2 का आ गया। ओके, रीजन 2 में एक्चुअल में क्या हो रहा है, हमारा पोटेंशियल चेंज हो रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल V है। ओके, तो हम डायरेक्ट अभी जीरो नहीं लिखेंगे, द पोटेंशियल इज कांस्टेंट V एंड द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन अपेयर्स एज। तो अभी क्या होगा, हमारा पहले में तो सिर्फ E लिखते थे हम लोग, क्योंकि वहाँ पे कुछ नहीं था, लेकिन अभी नहीं होगा। अभी क्या होगा, इस V को हमने देखो अभी राइट में लिखा है, तो क्या बनेगा, E माइनस वी साई हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन इस तरह से बनेगा, माइनस h² / 2m साई एक्सेस मीन्स क्या रहता है, डो स्क्वायर साई बाय डो एक्स स्क्वायर। ओके, डबल डेरिवेटिव है, इक्वल टू E माइनस वी इंटू साई। ओके, ये एक्चुअल में हो रहा है यहाँ पे, पोटेंशियल यहाँ पे कितना V है। हियर इन दिस डोमेन द काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस बाय V। तो ये रीजन में क्या हो गया कि काइनेटिक एनर्जी जो थी, जो पहले वाले में पूरा काइनेटिक एनर्जी था, अभी क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी V अमाउंट से डिक्रीज हो रही है एंड इज गिवन बाय। तो काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, h² k2² / 2m इक्वल टू E माइनस वी। तो ये E माइनस वी अमाउंट से यहाँ पे डिक्रीज हो रही, वेयर K2 इक्वल टू, तो यहाँ पे इससे मैंने K2 की वैल्यू भी निकाली हुई है, तो कितना है, √2m E माइनस वी बाई h²। इन टर्म्स ऑफ K2 इक्वेशन 4 अपेयर्स है। अगर ये वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं, ओके, E माइनस वी का वैल्यू इधर, तो हमें ये कितना मिलेगा, इक्वेशन 4 कितना बनेगा, साई एक्सेस इक्वल टू माइनस K2² साई। ओके, K2 का वैल्यू है हमारे पास माइनस K2² साई, जैसे हमने K1 का निकाला था वैसे ही K2 का भी है। ओके, रीजन 2 के लिए ये हुआ। सेम हमें आगे देखते हैं अभी, राइटिंग साई1 फॉर सॉल्यूशन टू इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 मतलब कौन सा था हमारा, ये इक्वेशन जो फर्स्ट का जो हमने देखा था, फर्स्ट रीजन के लिए डबल डेरिवेटिव वाला, देन सेकंड रीजन के लिए डबल डेरिवेटिव वाला 6 है। ओके, तो जो साई1 है वो हमारा सॉल्यूशन बनेगा किसका, वो इक्वेशन का, जो फर्स्ट रीजन के लिए हमने जो वेव फंक्शन निकाला था वो डबल डेरिवेटिव वाला, और साई2 जो है वो सॉल्यूशन किसका बनेगा, सेकेंड रीजन के लिए जो हमने निकाला था वो इक्वेशन 6 के लिए। तो अभी हमें दो कंडीशंस है, तो अभी हमें क्या कर रहा है, साई1 और साई2 अभी फाइंड करना है पहले। तो साई1 क्या होगा, देखो ये डायग्राम के हिसाब से, तो देखो क्या रहता है, पहला हमारा इंसिडेंट होगा, तो इंसिडेंट के लिए जो हम कंपोनेंट निकालेंगे वो ऐसा लिखा जाता है, A × e⁻k1x। ओके, k1x ऐसे कंपोनेंट यहाँ पे लिखा जाता है। ओके, उसके साथ ओमेगा की भी टर्म्स रहती है। ओके, वो यहाँ पे हम नहीं लिखते, हम सिर्फ यहाँ पे आयोटा वाली टर्म लिखते हैं। ओके, A × e⁻k1x। ओके, k1 मीन्स क्या हो गया, वो इंसिडेंट हो रहा है। ओके, अभी क्या कर रहे हैं, B × e⁻−ik1x। तो B क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि वो रिटर्न आ रहा है, माइनस क्यों है यहाँ पे, क्योंकि वो रिटर्न आ रहा है मीन्स रिफ्लेक्ट हो रहा है वहाँ पे। तो यहाँ पे देखो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है, रिफ्लेक्शन वाला वो पार्ट वहाँ पे शो कर रहा है B है। ओके, देन साई2 मतलब साई2 कौन सा हो गया, सेकंड रीजन के लिए। तो सेकंड रीजन में क्या क्या है, C × e⁻k2x। तो ये k2 यहाँ पे यूज़ किया है, तो वो एक्चुअल में क्या कर रहा है कि आगे जा रहा है। ओके, मीन्स ट्रांसमिट हो गया, वहाँ पे आगे जा रहा है, D × e⁻−ik2x। तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस दिखा है, -ik2 मीन्स क्या दिखा रहा है कि वो राइट साइड से रिटर्न आ रहा है, राइट साइड से आ रहा है, बट राइट साइड से ऐसे कोई वेव आता नहीं है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे कोई ऐसा वेव आ नहीं रहा है और आता भी नहीं है, तो हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते डी को। ओके, उसका रीज़न भी यहाँ पे दिया है, इसलिए डी को 0 कंसिडर किया जाता है। क्या लिखा है, सिंस द टर्म D e⁻−ik2x ओके टुगेदर विद द टाइम डिपेंडेंट फैक्टर। तो वो टाइम डिपेंडेंट फैक्टर के साथ भी रहता है इससे। ओके, तो ये जो टर्म है वो एक्चुअल में रिप्रेजेंट क्या कर रही है, वेव इमिटिंग फ्रॉम द राइट। तो जो राइट साइड से वेव जो रिमिट होती है उसको रिप्रेजेंट करती है। ओके, प्लस इन्फिनिटी से, मतलब यहाँ से कोई टर्म इंसिडेंट हो रही है, मतलब रिफ्लेक्ट होकर आ रही है ऐसा। ओके, उसको रिप्रेजेंट करती है ये टर्म, बट ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, वहाँ पे आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं आगे। एंड देयर इज़ नो सच वे, लेकिन यहाँ पे कुछ वे नहीं है, ऐसा कोई वेव नहीं है वहाँ पे, एंड देयर इज़ नो सच वेव। इसलिए वी में कंक्लूड दैट D = 0, इसलिए हमने D को 0 कंसिडर किया हुआ है। D को 0 कंसिडर किया, इसलिए क्या हुआ, ये पूरा पार्ट कैंसिल। ओके, ऐसा। देन नेक्स्ट क्या है,
द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिमेनिंग, जो बाकी बचे हुए हैं ए बी एंड सी, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्या उनका इंटरप्रिटेशन कैसे होगा, ए इंटू ई रेस टू आई के वन एक्स रिप्रेजेंट्स द इंसिडेंट वेव, तो इंसिडेंट वेव को रिप्रेजेंट करता है. देन बी इंटू ई रेस टू माइनस आई के वन एक्स, ओके, रिप्रेजेंट्स द रिफ्लेक्टेड वेव रिप्रेजेंट करता है. एंड सी इंटू ई रेस टू आई के टू एक्स रिप्रेजेंट्स दी ट्रांसमिटेड वेव, ये ट्रांसमिटेड वेव को रिप्रेजेंट करता है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट एट दिस टाइम, ओके, ये पॉइंट हो गया. इट इज़ इम्पॉर्टेंट एट दिस टाइम टू रियलाइज दैट साई1 एंड साई2 विथ डी इक्वल टू 0, ओके, वो कंसिडर किया तो ये टर्म निकल गया है, ओके, इसको कंसिडर ही मत करो. रिप्रेजेंट ए सिंगल सॉल्यूशन टू द श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर ऑल एक्स, ओके, तो ये एक्चुअल में रिप्रेजेंट क्या करता है, सिंगल सॉल्यूशन श्रोडिंगर इक्वेशन, ओके, फॉर ऑल एक्स फॉर द पोटेंशियल कर्व डिपिक्टेड इन फिगर, ओके, तो ये जो फिगर है हमने देखी थी उसमें एक्चुअल में दिखा रहा है, ओके. तो अभी नेक्स्ट देखते हैं कि कैसे हो रहा है. डेरिवेशन का हमारा कुछ पार्ट बाकी है अभी भी. तो हमें अभी साई1 साई2 की तो वैल्यूज़ मिल गई थी. डी मत कंसिडर करोगे, साई2 में सिर्फ सी का टर्म रहेगा, यहाँ पे ए बी और सी. तो अभी क्या करना है हमें, जो हमें साई1 और साई2 मिले, तो देखो सिंस एनी वेव फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव आर कंटिन्यूस, तो हमें मालूम है कि कोई भी वेव फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव है वो एक्चुअल में कंटिन्यूस रहते हैं. तो कंटिन्यूस की कंडीशन क्या रहती है, वो आगे, ओके, एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 0 पॉइंट पे ये वेव फंक्शन और उसका डेरिवेटिव कंटिन्यूस होंगे. तो इसके लिए उसको दो कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा. तो दो कंडीशन कौन से, ये कंडीशन पहली है साई1 ऑफ 0 इक्वल टू साई2 ऑफ 0, ओके, मतलब एक्स इक्वल टू 0 अगर पुट करते हैं हम साई1 में, तो और साई2 में भी एक्स इक्वल टू 0 पुट करते हैं, दोनों इक्वल आने चाहिए. तो नेक्स्ट क्या है, उनका डेरिवेटिव भी इक्वल आना चाहिए, ये सेकंड कंडीशन है. तो दोनों कंडीशन को अभी यूज़ करेंगे. तो फर्स्ट कंडीशन यूज़ करते हैं अगर इसमें, ये वाले इक्वेशन ये साई1 में यूज़ करते ये इंटू ई रेस टू, ओके, तो यहाँ पे अगर मैं एक्स की जगह पे 0 यूज़ करूँगा तो ये पूरा जो टर्म है ई रेस टू वाला, ई रेस टू अगर 0 कितना रहता है 1 रहता है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा ई रेस टू, तो यहाँ पे 1 बन जाएगा. बी का भी ऐसा ही होगा, ई रेस टू 0 बन जाएगा तो ये भी 1 होगा, तो ए प्लस बी बन जाएगा, ओके. ये साई1 का ए प्लस बी हो गया, और साई2 का क्या होगा, सिर्फ सी बचेगा. तो ये पहला वाला आंसर हमारा आएगा ए प्लस बी इक्वल टू सी, ओके. और सेकंड में देखो कैसा होगा, सेकंड में उनका डेरिवेटिव निकालना है. तो डेरिवेटिव निकालेंगे, तो डेरिवेटिव में यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है ना. डेरिवेटिव अगर हम निकालते हैं तो कैसे बनेगा, पहले साई1 के लिए क्या बनेगा, आई के वन, देन ए इंटू ए रेस टू आई के एक्स, बट आई के एक्स वाला मत लिखो क्योंकि एक्स की जगह पे 0 डालने से वो पूरा इक्वल टू 1 बन जाएगा वो, ओके. तो ए बचेगा यहाँ पे प्लस आई के वन बी हो जाएगा, ओके. तो ये किसका हो गया, साई1 का हो गया, साई1 वाला साइड का, मतलब इतना हो गया. देन साई2 का भी होगा, वो कितना होगा, इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिखा है, तो आई के टू सी हो जाएगा, ओके. तो इसमें से आई जितने भी आई को कैंसिल कर दो, ठीक है ना, ये जितने भी आई है कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएंगे. तो क्या होगा देन, ए यहाँ पे, ओके, ये बाय मिस्टेक हो गया, देखो ये प्लस की जगह पे यहाँ पे माइनस आएगा, ओके, क्योंकि ये आई के वन जो बी वाला टर्म था वो एक्चुअल में माइनस में था, ओके, ये माइनस में है ना, तो इसका डेरिवेटिव निकालने के बाद ये माइनस आएगा. तो ये एक्चुअल में बचेगा कितना, ए माइनस बी यहाँ पे हो जाएगा, और जो के वन है दोनों कॉमन निकलेंगे और के वन को यहाँ से डिवाइड कर देंगे नीचे, तो के टू बाई के वन इंटू सी हो जाएगा. और आई जितने भी है सब कैंसिल हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ओके. तो ये एक्चुअल में इक्वेशन बनेगा ए माइनस बी इक्वल टू के टू बाई के वन, ओके. ये पूरा यहाँ से कर देता हूँ, ठीक है. तो ये इक्वेशन बनेगा इसके साथ, जैसे ये कंडीशन हम पुट करेंगे. तो अभी क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे पहला, ओके, देन उनको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ओके. तो ऐड करने की तो ज़रूरत नहीं, फर्स्ट वाले में क्या करो, सिर्फ करना है हमें, देखो सी बाई ए करो, ओके, फर्स्ट वाले में. तो आप कैसे कर सकते हो इसको, सी को डिवाइड बाई ए करो सिर्फ, ओके. तो फर्स्ट वाला जो है ये वाला, ओके, इसको डिवाइड बाई ए करो, तो कितना बचेगा यहाँ पे 1 प्लस बी अपॉन ए, ओके, इक्वल टू सी बाई ए, ऐसा बन जाएगा, ओके. देन क्या हो जाएगा, या फिर इससे भी अच्छा आप ही कर सकते हो, ओके. ऐड कर दो दोनों को, ओके. ये दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो. ऐड करने से क्या होगा, ये बी से बी कैंसिल हो जाएगा पूरा,
और ए से ए बनेगा तो ये कितना बनेगा, 2a बन जाएगा, 2a बन जाएगा। एंड देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, c से c। ओके, तो 1 प्लस k2/k1 इंटू सी। ओके, c इंटू सी। ओके, ऐसा हो जाएगा। तो c/a अभी लिख सकते हो आप। c/a करोगे तो क्या, 2 से ये नीचे आएगा, ये यहाँ पे भेज दो और इस a को यहाँ पे भेज दो। ओके, तो आपको ये जो लिखा हुआ टर्म है यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, सिर्फ क्या करना है, ऐड करना है पहले में। ओके, दोनों इक्वेशंस को ऐड करो, 9.1 9.2 को ऐड करोगे तो ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब सेम अभी क्या करना है, माइनस कर दो अभी। ओके, इसको माइनस करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और ये यहाँ पे प्लस साइन बन जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन बन जाएगा। तो कितना होगा, ये प्लस होने से कितना 2b बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे बनेगा इक्वल टू 1 माइनस k2/k1 इंटू सी, यहाँ पे हो जाएगा। ओके, बट हमें चाहिए b/a चाहिए ना। ओके, तो a से डिवाइड करते हैं दोनों साइड, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अभी क्या, c/a की जो वैल्यू निकली थी, okay, उसको यहाँ पे पुट कर दो। पुट करोगे तो क्या होगा, 2/1 प्लस k2/k1, तो 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं और 1 माइनस k2/k1 ऊपर आएगा और नीचे 1 प्लस k2/k1 आ जाएगा। यहाँ पे वही लिखा है देखो, 1 माइनस k2/k1 और नीचे 1 प्लस k2/k1, वो हो जाएगा। बस एडिंग और सबटेंडिंग करो, दोनों इक्वेशंस आपको मिल जाएंगे। ओके, ये चीज़ हमें मिल गए। c/a और b/a की वैल्यू क्यों निकाली वो अभी पता चलेगा। ओके, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट में ये पुट करना पड़ता है। तो देखो, वी हैव द फॉर्मूलाज फॉर ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। तो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, ये दोनों चीज़ को फाइंड करने के लिए हमें c/a और b/a की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। तो कितना है, मॉड स्क्वायर ऑफ c/a इंटू k2/k1 है यहाँ पे, मल्टीप्लाई में उसके। ये ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला है और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला है मॉड स्क्वायर ऑफ b/a। ओके, अभी इसमें जो वैल्यूज़ हमने फाइंड की है यहाँ पे, ये दोनों जो वैल्यूज़ हमने फाइंड की है ये वहाँ पे पुट कर दो। ओके, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, t इक्वल टू 4k2/k1। तो कैसे आएगा, देखो यहाँ पे पहले क्या करना है, c/a का स्क्वायर करना है। तो इसका स्क्वायर अगर करोगे तो 4 डिवाइड बाय ये पूरे नीचे जो है उसका ब्रैकेट में स्क्वायर आएगा, तो 1 प्लस k2/k1, देखो ब्रैकेट स्क्वायर किया हुआ है, 4 यहाँ पे आ गया, 2 2 4 आ गया, और k2/k1 इसमें ऑलरेडी मल्टीप्लीकेशन में, तो वो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। ओके, ऐसा है, कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन है नहीं यहाँ पे। अभी b/a का होल स्क्वायर है, तो b/a की ये वैल्यू है, इसका डायरेक्ट यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है, देखो डायरेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है। ओके, मॉड स्क्वायर, कुछ सिंप्लीफिकेशन किया नहीं है, डायरेक्ट लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्या है, द रेशियो ऑफ k2/k1 इज ऑब्टेन फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 5। तो k2/k1 का इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 5 पहले देख लो क्या क्या है। तो इक्वेशन 2 देखो यहाँ पे है ये, ओके, जो e की वैल्यू हमने लिखी थी वो, और इक्वेशन 5 भी क्या रहेगा, वो भी e माइनस वी की वैल्यू है। ओके, जो हमारा रीजन 2 में था। तो इससे हम एक्चुअल में क्या फाइंड कर सकते हैं, k2/k1, ओके, उनकी वैल्यू हमें मिल सकती है। तो k2/k1 होल स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा, 1 माइनस v/e। ओके, ये दोनों e को उन्होंने ये किया है। ओके, उससे हमें वैल्यू मिली k2/k1 होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस v/e। ओके, वो दोनों को अगर यूज़ किया उन्होंने, ओके, दोनों वैल्यूज़ को ऐड किया, ओके, उसके बाद ये वैल्यू मिली। इक्वेट करने का, दोनों के बाद इक्वेट करने के बाद ये वैल्यू मिली है 1 माइनस v/e। तो अभी नेक्स्ट क्या है, देखो, इन द प्रेजेंट केस e ग्रेटर देन v। अगर प्रेजेंट केस में हमने क्या देखा कि e है वो एक्चुअल में v से ज़्यादा है, v से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये वैल्यू ऑलमोस्ट बहुत 1 से बहुत कम छोटी हो गई। ओके, तो इसका मतलब 0 हो गई ऑलमोस्ट। ओके, सो 0 इज लेस दैन और इक्वल टू k2/k1 इज लेस दैन 1। ओके, मतलब k2/k1 की वैल्यू 0 से तो ज़्यादा है, बट वो 1 से बहुत छोटी हो जाएगी यहाँ से। ओके, ये इक्वेशन से आपको पता चल जाएगा। देन फॉर ई वेरी वेरी ग्रेटर देन वी, अगर ई की वैल्यू वी से बहुत ज़्यादा है, ओके, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, k2/k1 है, अगर ई की वैल्यू वी से बहुत ज़्यादा है तो ये हम निगलेक्ट कर सकते, ये अगर निगलेक्ट करते हैं तो ये 0 बन जाएगा पूरा। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू इक्वल टू 1 बन जाएगा। तो क्या हो रहा है, k2/k1 टेंस टू 1 हो जाएगा।
एंड टी टेंस टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, और K2/K1 अगर 1 लिखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा, 1 + 1 यहाँ पे 2, नीचे 2 हो जाएगा, 2 टू द 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये भी 1 हो जाएगा। ओके, तो T = 1 बन जाएगा यहाँ पे, ये ऐसे केस में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं T टेंस टू 1 हो जाएगा। ओके, अब R 0 होता है कि नहीं देखते, तो यहाँ पे अगर 1 लिखते, K2/K1 1 है, और ऊपर भी 1 लिखते तो 1 - 1 0 हो गया, तो ऊपर पूरा अगर एक जगह पे 0 हो गया डिवाइड में, तो R टेंस टू 0 हो जाएगा पूरा, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट 0। सो अगर यहाँ पे रिफ्लेक्शन 0 हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, देयर इज टोटल ट्रांसमिशन। तो ऐसे केस में सिर्फ ट्रांसमिशन होगा अगर ई बहुत ज़्यादा है पोटेंशियल से तो। ओके, नेक्स्ट क्या है, फॉर ई इक्वल टू वी, ई की वैल्यू वी के इक्वल है, और ई और वी अगर इक्वल है तो ये 1 बन जाएगा, ये 1 बन गया, ये वाला अगर 1 बन गया तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो K2/K1 उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 हो जाएगी। K2/K1 अगर 0 हो जाता है तो उसमें क्या होगा, ये 0 हो गया, तो नीचे डिवाइड में 1 हो जाएगा, और ये T भी 0 हो जाएगा क्योंकि ऊपर K2/K1 है, तो T की वैल्यू 0 हो जाएगी। और R का दिखते क्या है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 1/1, तो R = 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे ट्रांसमिशन 0 हो जाएगा और रिफ्लेक्शन पूरा, तब क्या होगा, देयर इज टोटल रिफ्लेक्शन एंड 0 ट्रांसमिशन यहाँ पे होगा। ओके, ऐसे कैसे द T एंड R कर्व्स फॉर द सिंपल स्टेप पोटेंशियल आर स्केच्ड इन फिगर। तो T और R का जो कर्व है एक्चुअल में, तो ये यहाँ पे शो किया गया है इसमें। ओके, तो इसमें दिखाया गया है, देखो E की वैल्यू एनर्जी एक्सिस यहाँ पे बनाया गया, तो कैसे बढ़ा रहे, देखो E = V जो पॉइंट है वो यहाँ पे रहेगा, और जैसे जैसे ये बढ़ाते जाएंगे हम पोटेंशियल को, वैसे वैसे ही इंक्रीज होगा जाएगा। ओके, ये ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट यहाँ पे ये वैल्यू है। ओके, और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का यहाँ पे ये कर्व है। ओके, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस तरह से ये रहेगा E = इन्फिनिटी में, E बहुत ज़्यादा रहेगा तभी। ओके, और क्या रहेगा, जो अभी नेक्स्ट देखो क्या है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ K2/K1 वी नोटेड दैट, मतलब K2/K1 का कोई भी वैल्यू उसके लिए एक फॉर्मूला हमेशा रहेगा। वो कौन सा फॉर्मूला है, T + R = 1। मतलब क्या होगा, अगर कोई भी एक कोएफिशिएंट अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो दूसरा कोएफिशिएंट हम सिर्फ ये फॉर्मूला में पुट करके फाइंड कर सकते हैं। ओके, क्योंकि दोनों का प्रोबेबिलिटी 1 बनेगा। ओके, इक्वल प्रोबेबिलिटी अगर निकाले तो T + R = 1 बनेगा उससे। तो ये चीज़ होगी, ये K2/K1 का फॉर्मूला कि यहाँ पे लिखा है =√1 - V/E। So this is all about the step potential for the case E greater than V. Okay, next lecture we will discuss about the step potential case number next case, that is E less than V. Okay, so I hope you have cleared all these things about this today's lecture. Thank you very much.